हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप ITR 1 किस तरीके से फाइल कर सकते हैं अपने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। अब इस बात को सुन के आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ। ITR फॉर्म्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दिए हैं ITR 1 से रिलेटेड, 2 से रिलेटेड एंड ITR 4 से रिलेटेड। अगर आप भी एलिजिबल हैं इन सब ITR फॉर्म्स के लिए तो आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फॉर्म्स वेबसाइट पे लॉन्च करे जा चुके हैं, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप ITR 1 को किस तरीके से फाइल करेंगे। ITR को फाइल करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कि आप अपनी डिपार्टमेंट की गिवन यूटिलिटी को डाउनलोड करके उसके थ्रू रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने लॉगिन में जाके इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऑनलाइन प्रोसेस डिस्कस करने वाली हूँ। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है बट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी वीडियो को देख के कि आप किस तरीके से आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं तो ITR 1 को फाइल करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए। आपका फॉर्म 16, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका फॉर्म 16 आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से, जो भी आपकी सैलरी की डिटेल है वो सारी आप वहाँ से देख के अपनी ITR में फिल कर पाए। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप सैलरी स्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सैलरी स्लिप भी आपके एम्प्लॉयर से आपको नहीं मिलती है तो आप जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलती है। अगर वो भी मेथड आपके पास नहीं है, आपको कैश सैलरी मिलती है, तो आप एक पेन और डायरी लेके कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको पूरे साल में कितनी सैलरी मिली है। इसके बिना हम आपकी रिटर्न को आगे नहीं फाइल कर पाएंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के लिए उसमें ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास आपका 26 ईयर्स होना चाहिए। 26 ईयर्स आप किस तरीके से फैच करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट से, ये मैं भी आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़, आपके पास फॉर्म AIS GIS होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट मिलता है बैंक से तो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी इनकम है, लाइक रेंटल इनकम है, डिविडेंड इनकम है, एग्जैम्प्ट इनकम है किसी तरीके की, तो उन सब इनकम्स की डिटेल जो है आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई टैक्स सेविंग की हुई है और आप ऑल टैक्स रेजिम सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उस टैक्स सेविंग की कितना अमाउंट आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है वो सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपके पास होनी चाहिए जब आप अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल किस तरीके से करेंगे। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के लॉगिन में जाना है। सबसे पहले ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है eportal.incometax.gov.in। ये जो आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन आता है आपके पास। आपको यहाँ से अपना लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप अपना लॉगिन कर लीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपसे जो भी डिटेल मांगी जाएगी वो सब आपको डिटेल प्रोवाइड करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना ID और पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। ID हमेशा अपना पैन नंबर होता है और पासवर्ड आपको पता होगा। अगर नहीं पता, आप भूल गए हैं, तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड पे जब आप जाएंगे, ई फाइल पे जब आप जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको जाना है। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर बताना है कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, कैसे फाइल करने जा रहे हैं। ये सब डिटेल देने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है सामने पूरा ITR 1 का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा कि आपको अब ITR 1 फॉर्म जो है फाइल करना स्टार्ट कर देना है।
ठीक है। ये हमारा बेसिक प्रोसेस होता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन मतलब आप अपने लॉगिन में जाके डायरेक्ट रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बीच में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आपको फॉर्म बंद करना पड़ता है, तो उसमें भी घबराने वाली बात कोई नहीं होती, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्म है ये सेव हो जाता है। आप कभी भी इस फॉर्म को रिज्यूम कर सकते हैं। जितनी डिटेल आप फाइल कर चुके थे वो सारी डिटेल आपको शो होगी, उसकी फर्दर डिटेल आप डाल के अपने रिटर्न को फर्दर जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन फाइल करने का ये एक बहुत अच्छा जो है बेनिफिट है कि हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये ऑफलाइन जो टेक्निक है उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करके डिपार्टमेंट में जाके जमा करा के आनी है। ऑफलाइन मेथड ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना होता है। फिर आप उस यूटिलिटी को अपने मतलब ऑफलाइन, आप चाहे ऑनलाइन नहीं फाइल कर रहे हैं, अपने लॉगिन में जाके उस यूटिलिटी को नहीं भर रहे हैं, आपने यूटिलिटी डाउनलोड करी, फिर उस यूटिलिटी को आप पूरा फिल कर लेते हैं, उसकी एक्सएमएल जनरेट कर लेते हैं, फिर उस एक्सएमएल को आप यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करके जो है अपलोड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा ऑफलाइन मेथड। बोथ द मेथड्स आर सेम, बस इतना ही डिफरेंस है कि ऑनलाइन में आप डायरेक्ट अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके रिटर्न को फाइल करते हैं, और ऑफलाइन में जो है आप पहले रिटर्न को फाइल बना लेते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। तो ये दोनों मेथड हमारे इस तरीके से होते हैं। अब एक बार रिटर्न स्टार्ट करने से पहले हम आपको 26 ईयर्स और AIS कहाँ से आप फैच कर सकते हैं ये बता देते हैं। AIS को फैच करने के लिए ये देखिए ऊपर आपके यहाँ पे AIS का कॉलम बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड। यहाँ पे जब आप AIS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको TIS भी नजर आएगा, AIS भी नजर आएगा। ये है आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन। यहाँ से आपको अपना TIS और AIS दोनों डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर लेने हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम रिटर्न को फाइल करना शुरू करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, या फिर अगर और कोई आपकी इनकम है जो आपको नहीं पता, वो सब देखने के लिए TIS और AIS की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप इनको डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर लीजिए। अब हम 26 AS निकाल लेते हैं। 26 AS के लिए आपको दोबारा अपने लॉगिन में जाना है। लॉगिन में ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर व्यू फॉर्म 26 AS का ऑप्शन होता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमें कंफर्म करना है, देन एग्री। आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपना 26 ईयर डाउनलोड करना चाहते हैं। व्यू एंड एक्सपोर्ट एज PDF, यहाँ से आप अपना 26 ईयर्स डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपने पास डाउनलोड करके रखने हैं, तभी आप रिटर्न को फाइल सक्सेसफुली कर पाएंगे। अब हम रिटर्न फाइलिंग पे आ जाते हैं। रिटर्न फाइलिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया, ई फाइल पे गए, इनकम टैक्स रिटर्न पे गए, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आने के बाद अब मैंने अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करा। मैं 24-25 के लिए रिटर्न फाइल करने जा रही हूँ, और ऑनलाइन मेथड की आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए, अगर आपका पहले से कोई ड्राफ्ट सेव है तो यहाँ पे आप उसको रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको न्यू फाइलिंग से स्टार्ट कराती हूँ। अब आप ये बताएंगे कि आप एक इंडिविजुअल है, HUF है या अदर है। हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। देन आप कौन से फॉर्म को फाइल करने जा रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया 3 फॉर्म्स अभी लाइव करे हैं डिपार्टमेंट ने, ITR 1, 2 एंड 4। अभी हम ITR 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने ITR 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है कि ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकता है। कौन फाइल कर सकता है? फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन not ordinary resident having total income up to 50 lakh, having income from salary, one house property, other source and agriculture income up to 5,000। इसका मतलब है ITR 1 सिर्फ और सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते हैं जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हो, इनकम उनकी 50 लाख से कम होनी चाहिए। जो इनकम होनी चाहिए या तो सैलरी से होनी चाहिए, अदर सोर्सेज से होनी चाहिए, और अगर रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो एक ही प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से कम होनी चाहिए। अगर इसके अलावा किसी और तरीके की आपकी इनकम है तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। आप अभी अपना दूसरा फॉर्म सिलेक्ट कर लीजिए, ITR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। देन प्रोसीड विद ITR 1। आपके पास ऑप्शन आ गया लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से हमारा फॉर्म फाइल करना स्टार्ट हो गया है। अब आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहना है और उसका आंसर आपको यहाँ पे देते रहना है।
सब नंबर 1 क्वेश्चन, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस रिटर्न को फाइल ही क्यों कर रहे हैं। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। एग्जेम्पशन लिमिट मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हैं तो 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हैं तो 7 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है। 3 लाख, ठीक है। न्यू टैक्स रेजिम में अब 2 तरीके की इन्होंने लिमिटेशन डाल दी है, 3 लाख एंड 7 लाख। 7 लाख तक की रिटर्न पे कोई टैक्स नहीं है और 7 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 3 लाख से आपका टैक्स चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो आपकी अगर एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपका जो है एक्सपेंडिचर आपने किया है 2 लाख से ज़्यादा ट्रैवल पे, फॉरेन ट्रैवलिंग पे, तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। या फिर आपका उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से जो है कंडीशंस है कि कब कब रिटर्न फाइल करनी आपकी कंपलसरी है, और डिपार्टमेंट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप रिटर्न फाइल कर क्यों रहे हैं। तो 99% केसेस में आपकी फर्स्ट ऑप्शन होता है कि टैक्सेबल इनकम जो है हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसीलिए हम अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया कंटिन्यू। अब सबसे पहला आपका ऑप्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टैब्स दी हुई हैं, आपको एक एक टैब को फिल करते रहना है। जब आप फर्स्ट टैब अपनी फिल कर लेंगे आपको सेकंड टैब जब भी एक्टिव होगी, अदरवाइज सेकंड टैब आपकी एक्टिव ही नहीं नजर आएगी। तो आपको 1-1 करके सारी टैब्स को ओपन करके इनको फिल करते रहना है। ये कितने स्टेप्स का प्रोसेस है। नंबर 1 आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। नंबर 2 आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, आपको यहाँ पे डालना होता है कि आपकी क्या क्या इनकम है। तो नंबर 2 में हम ग्रॉस टोटल इनकम को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 3 में हमें अपनी अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं तो वो सब डालनी होती है। नंबर 4 में आपने कितना टैक्स पे किया, आइदर इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, वो सब हमें मेंशन करना होता है। नंबर 5 में आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है कैलकुलेट होके आती है, ये ऑटो कैलकुलेट होती है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको टैक्स की पेमेंट करनी होती है। अगर कोई रिफंड वगैरह कैलकुलेट होके आता है तो वो आपको फ्यूचर में एज अ रिफंड जो है मिल जाता है रिटर्न फाइलिंग के बाद। तो ये 5 स्टेप्स है रिटर्न फाइलिंग के, एक एक करके हमें इन स्टेप्स को जो है कंप्लीट करना है, देन आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। सो नंबर 1 स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो फिल आएगी, आपको जस्ट एक बार चेक कर लेना है, और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन ये आपसे पूछ रहा है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, स्टेट के अंदर काम करते हैं, पीएसयू सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक पेंशनर हैं तो उसके लिए भी इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके ऊपर ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, आप रिटर्न इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आपको फैमिली पेंशन आती है, तो आप इस लास्ट ऑप्शन को क्लिक करके रिटर्न को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे केस में हम एक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने इसके ऊपर टिक कर लिया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से सेक्शन में रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। तो देखिए देयर आर 4 सेक्शन जिसमें हम रिटर्न को फाइल करते हैं। सेक्शन 139(1) आप बात करता है कि आप जो है रिटर्न को बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं जिसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई होती है रिटर्न को फाइल करने की, तो मैं अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल कर रही हूँ तो मैं 139(1) को क्लिक करूँगी। और अगर अदर देन इंडिविजुअल की बात करें तो 31 अक्टूबर जो है आपकी लास्ट डेट होती है, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। 139(4) होता है आपका जब आप ड्यू डेट के बाद यानी कि 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आप 139(4) को क्लिक करेंगे। देन 139(5) होता है रिवाइज रिटर्न के लिए, रिटर्न आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उसमें आपने किसी तरीके का एरर कर दिया, ओमिशन कर दिया, तो आप उसको आप रिवाइज करने जा रहे हैं, तो 139(5) को आप टिक करेंगे। और 1192 भी आपका होता है कंटिन्यूएशन, यानी कि आप अपनी रिटर्न को फाइल करना भूल गए, आपको लगता था रिटर्न फाइल नहीं होनी चाहिए आपकी, बाद में आप रियलाइज करते हो कि आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट रेज करते हैं डिपार्टमेंट के सामने। जब डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन देता है कि अब आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, उस केस में आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो अभी जब तक 31 जुलाई आपका क्रॉस नहीं होता है, सारे केसेस में आपको इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर हमने भी क्लिक कर लिया।
ये वाले जो सेक्शंस हैं ये आपके नोटिस किए हैं कि जब आपको नोटिस आता है तब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम इन सेक्शंस को छोड़ के चल रहे हैं। देन दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। जो ये सेक्शन है 115 BAC 6 ये न्यू टैक्स रिजीम की बात करता है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करने जा रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करने जा रहे हैं। देखिए अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया था जिसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म है उसमें डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम आपकी सिलेक्ट होने वाली है। आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना है तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम तो ऑटो सिलेक्ट होके आने ही वाली है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है इस पॉइंट पे कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हैं, न्यू टैक्स रिजीम में या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, कि आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं। तो आपको नो का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। एक चीज, तो हम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं इसलिए मैंने यस कर दिया। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करने जा रहे हैं तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर ये इसलिए पूछ रहा है कि जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो अंदर जो डिडक्शंस का कॉलम है वो हाईलाइट नहीं होगा आपका प्रॉपरली, सो दैट आप डिडक्शंस क्लेम ही ना कर पाए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते, ओल्ड में आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है तो डिपार्टमेंट ने एक नया चेंज इस यूटिलिटी में लाया है जो कि बहुत अच्छा चेंज है आपके लिए, कि आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ने एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर दे दिया है। यहाँ पे क्लिक करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलकुलेटर खुल के आएगा, वहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी है, डिडक्शन डालनी है, वहाँ पे दोनों रिजीम के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रिजीम यूज करने जा रहे हैं। देन ये आपसे पूछ रहा है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1)। इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में टिक कर चुके हैं कि हम क्यों अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है। देन ये आपसे बैंक की डिटेल पूछ रहा है, आपको अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल मिलेगी, एटलीस्ट 1 बैंक आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप और बैंक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई बैंक की डिटेल में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके। बैंक की डिटेल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका रिफंड बनता है तो आपका बैंक वैलिडेट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका रिफंड अटक जाएगा। यहाँ से फिर आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, मेरा ये फर्स्ट देखिए कंफर्म लिखा हुआ आ गया, मैंने फर्स्ट फॉर्म पूरा अपना फिल कर लिया है। नाउ अब मेरे को सेकंड पे काम करना है, ग्रॉस टोटल इनकम पे। जैसे ही आप ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपके पास शो हो रहे हैं। ये इतने रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मतलब यूजुअली आप लोग इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी के लिए हम ये स्टेप जो है यहाँ पे स्किप करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे सैलरी पूछ रहा है कि आपकी सैलरी इनकम कितनी है। अभी क्योंकि सबकी टीडीएस की रिटर्न नहीं गई है, अभी जस्ट हमने 31 मार्च को क्रॉस किया है टीडीएस की रिटर्न। तो जब आपका एम्प्लॉयर अपनी टीडीएस की रिटर्न सेंड कर देगा तो जितनी भी आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको 90% यहाँ पे ऑटो फिल नजर आएगी। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन में एडिशन करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो कुछ, तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन सही है तो आप इन्फॉर्मेशन को चेक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी किसी ने भी टीडीएस की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से रिटर्न को फाइल करने के लिए इन्फॉर्मेशन को फीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सैलरी कितनी है अंडर सेक्शन 17(1), 17(2), 73। तो ये सैलरी आपको कहाँ से डालनी है, इसके लिए आपको अपना फॉर्म 16 ओपन कर लेना है। ये है हमारा फॉर्म 16। फॉर्म 16 को देखकर आपको चेक कर लेना है कि आपकी 17(1), 17(2) और 17(3) के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी है। तो हमारे केस में सिर्फ 17(1) में सैलरी है 12,04,626।
तो इतना मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ओके, बाकी ना तो मेरे 17(2) में कुछ है और ना ही यहाँ पे कुछ है। ठीक है, फिर ये आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री 89A। सेक्शन 89A आपका होता है जब आप किसी और कंट्री से रिटायर होकर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं और आपका रिटायरमेंट अकाउंट है उस कंट्री में, और वहाँ पे आपको रिटायरमेंट का जो फंड है वहाँ पर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर वो उस टाइम पे वहाँ पे टैक्सेबल था, इस टाइम पे नहीं है, तो वो मतलब फॉरेन इनकम से रिलेटेड आपका सेक्शन है। तो यहाँ पर हम इस सेक्शन को स्किप करके चल रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन आपका बहुत डिटेल सेक्शन है। तो यहाँ पे अब आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कंट्री में आपको वो इनकम मिल रही है। अगर आप 89A की कोई फिगर यहाँ पे डालते हैं, तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दिया, या आप यहाँ पे जो है 0 मेंशन कर दीजिए। अगेन यहाँ पे इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट के बारे में बात कर रहा है तो 0। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपके अलाउंसेस हैं अगर कोई, तो आपको अलाउंसेस की डिटेल यहाँ पे डालनी है। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के लिए आपको दोबारा अपना फॉर्म 16 देखना है। अब हमारे जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है वो एक तो HRA है, एक अदर अलाउंस है। तो HRA को सिलेक्ट करके आपको उसके आगे फिगर डालनी है। HRA आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो HRA का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, ये है डेथ कम रिटायरमेंट, कम्युनिटी वैल्यू पेंशन, अर्न लीव। ये हमारा HRA का सेक्शन 10(13)A अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। इसके ऊपर क्लिक करा है हमने और यहाँ पे हमने अपना HRA का अमाउंट डाल लेना है। वो है आपका 25,687। ये हमने डाल दिया। ऐड अनदर में अभी आपका एक था आपका अदर का, तो यहाँ पे सिलेक्ट करा हमने, ये आ गया आपका 2700। ठीक है, आपको ये सारी डिटेल अपना फॉर्म 16 देखकर फिल करते रहना है। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरीके का ये आपका अलाउंस है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन अगेन ये 89A की बात कर रहे हैं, इसको आप 0 कर दीजिए। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की आपको मिलती है, दोनों रिजीम में मिलती है, चाहे न्यू रिजीम है चाहे ओल्ड रिजीम है। यहाँ पे आपको फिगर डालने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ऑटो पिक होगा। अब आपको फॉर्म 16 से चेक करना है कि आपको कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स तो नहीं मिलता। हमारे केस में देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बस एक 50,000 की डिडक्शन है, वो हमने ले ली। बाकी ना तो मेरे को कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, ना ही टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, 0 0। अगर आपके केस में है तो आप यहाँ पे अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। सेव करने के बाद अभी आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हो रही है। तो अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा है तो आपको दूसरी ITR को फाइल करना होगा। अब यहाँ पे हमें अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपने कोई अपनी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है या फिर डीम्ड लेट आउट है, या फिर आप जो है उसका इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो आपने पे करा था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपको वो यहाँ पर क्लिक करके मेंशन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए देखिए, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन है, एक लेट आउट का है, डीम्ड लेट आउट का है। लेट आउट का मतलब है कि आपने रेंट पे दी है। डीम्ड लेट आउट का मतलब है जब 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसको ये मान लिया जाता है कि आपने रेंट पे दी है और उसका एक जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रेंट चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम हमें शो करनी होती है। बट क्योंकि हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, हमें एक ही प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करनी है, तो अब आपको ये देखना है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे तो नहीं दे रखी है आपने, या फिर आप उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट तो नहीं क्लेम करना चाहते HRA हाउस लोन का, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो उसके लिए भी आप अपना फॉर्म 16 चेक कर सकते हैं कि इस तरीके का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। तो मेरे केस में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी और आपका जो इंटरेस्ट है बोरोड कैपिटल का वो कितना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट आपको मैक्सिमम अलाउ होगा वो 2 लाख तक का अलाउ होगा, 2 लाख से ज़्यादा आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओके, तो मेरे केस में कुछ नहीं है तो इसलिए मैं इस फील्ड को फिल नहीं करने जा रही हूँ।
रेंटल इनकम पे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे काम करने के बाद अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे आपको अगर आपकी कोई और इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी पे इंटरेस्ट है, आपका पोस्ट ऑफिस पे इंटरेस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करके आपकी टैब ओपन हो जाएगी। वहां पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मेंशन कर देना है। सेम एज अगर आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला है लास्ट टाइम, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी टैक्सेबल होता है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद ये 4 सेक्शन आपके प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपको इस तरीके को इंटरेस्ट मिला है तो आपको यस करके वहाँ पे मेंशन कर लेना है। यहाँ पे मैं डिटेल में प्रोविडेंट फंड की बात नहीं करूंगी। इस वीडियो में मैंने एक आउटलुक आपको दिया है कि किस तरीके से आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं कि ITR 1 के ईच एंड एवरी सेक्शन के आपको नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा कोर्स अवेल इससे रिलेटेड कर सकते हैं। कोर्स हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से कोर्स ले सकते हैं। कोर्स का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल, जितनी भी आपको इनकम है, डिविडेंड इनकम, एनी अदर इनकम, फैमिली पेंशन, यहाँ पे सब आपको यस करके मेंशन कर देनी है। हमारे केस में क्या कोई इनकम है, फॉर्म 16 पहले आपको चेक करना है कि आपने इनकम तक सारा डाल दिया है। अगर कुछ पेंडिंग है तो आप अभी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमने AS TAS आपका डाउनलोड कराया है, आपको वो ओपन करना है। वहां से चेक करना है कि कोई और इनकम तो आपकी ऐसी नहीं है जो वहां रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन आपने मेंशन नहीं की। अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे यस करके मेंशन कर देना है। ठीक है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब देखिए आपने सारी टैब यहाँ से फिल कर दी है। आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब आपकी नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है डिडक्शन से रिलेटेड। डिडक्शंस मतलब आपने ATC में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ATD में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, आपने कोई डोनेशन की है तो वो कहाँ आएगी। तो वो सारी डिडक्शन आपको अपने फॉर्म 16 से देखकर डालनी होती है। अगर कोई डिडक्शन ऐसी है जो आपने एम्प्लॉयर को नहीं दी थी उस टाइम पे, लेकिन आप उसको क्लेम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अब आप डाल के क्लेम कर सकते हैं। तो पहला आपका सेक्शन है डोनेशन से रिलेटेड, कि आपने डोनेशन दी है या नहीं दी है तो यस पे क्लिक करिए। देन आपका जो है पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ है तो आप यस करिए। देन साइंटिफिक रिसर्च। देन है आपका 80GG। 80GG सेक्शन होता है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और एम्प्लॉयर आपको HR नहीं देता है, तो उस केस में आप जो रेंट पे किया है उस रेंट की पेमेंट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ओके, बट कभी भी 80GG और HRA आप दोनों साथ साथ क्लेम नहीं कर सकते। फाइन। अब नेक्स्ट आपका है ATC। ATC की डिटेल के लिए आपको यहाँ पे यस करना है। हमारी कौन कौन सी डिडक्शन है, हमारी ATC डिडक्शन है। हाँ, हमारी सिर्फ ATC की डिडक्शन है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यस कर दूंगी। ओके, ATC का अमाउंट वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितना आप क्लेम कर रहे हैं। तो मेरे केस में जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है। मेरे केस में जो अमाउंट है वो 210829 है, तो वो मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है अपना, बट मैक्सिमम रिबेट आपको 1.5 लाख की मिलती है ATC के केस में। 1.5 लाख से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। देन 80CCD2 NPS का अगर आपका कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसका अमाउंट आपको डालना है। ये सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि 80CCD2 एक वन एंड ओनली सेक्शन ऐसा है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको मिलता है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको मिलता है। तो स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने ऑप्शन पे सिलेक्ट किया था, अगर मैं वहाँ पे ये सिलेक्ट करती हूँ कि मैं न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आपकी शो नहीं हो रही होती एक्सेप्ट दिस डिडक्शन, क्योंकि ये डिडक्शन आपकी न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ होती है। देन ATD, अगर आपका कोई मेडिक्लेम है तो उसकी प्रीमियम को डालने के लिए आप यहाँ पे यस करेंगे। ATE, अगर आपने कोई लोन लिया है एजुकेशन लोन, तो उसके लिए। अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो उसकी 10,000 तक की रिबेट आपको मिलती है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई और डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन के आगे आप उस अमाउंट टिक करके उस अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे यहाँ पे डिटेल में पूछ रहा है कि 80CCD2 की आप डिटेल डालिए, ATD की डिटेल डालिए, ATG की डिटेल डालिए। जिसको भी आपने स्टार्टिंग में यस नो किया है उसकी टैब्स यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, उनकी आपको डिटेल में मेंशन करना है अमाउंट, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है
टैक्स पेड का। टैक्स पेड में आपको जितना भी आपका टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है या फिर आपने एडवांस टैक्स पे करा है, वो सब अमाउंट आपको मेंशन करना होता है। अगर आपकी टीडीएस या टीसीएस कटा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ऑटो फिल आ जाएगी। हमारी अभी यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रही, जैसे कि मैंने बताया अभी तक भी टीडीएस की रिटर्न एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं गई है क्योंकि ड्यू डेट अभी तक नहीं आई है। जैसे ही 30 अप्रैल आपका क्रॉस होगा ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ऑटो फिल नजर आने लगेगी। अभी के लिए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं कि कितना आपका टीडीएस कटा है, कितना टीसीएस कटा है, कितना आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे पे कराया है। उसको करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये देखिए लास्ट हमारा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑटो कैलकुलेट होके आने लगती है। हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है ऑटो कैलकुलेट होके आ रही है हमारी यहाँ पे 1,18,834 विद इंटरेस्ट। ये यहाँ पे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैंने अभी तक टीडीएस वहाँ पे फीड नहीं किया है। जैसे ही मैं वहाँ पे टीडीएस फीड करूंगी तो मेरा एक्चुअली मेरी कुछ सिचुएशन में रिफंड ही बनना चाहिए, टैक्स बनना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे आपका कोई टैक्स बन रहा है तो आप जो है यहाँ पे कंफर्म करके टैक्स की पेमेंट को कर सकते हैं। टैक्स की पेमेंट करने के बाद उसकी चालान की डिटेल आपको डालनी होती है, फिर रिटर्न को अपलोड करना होता है। तो इसको हम एक बार कंफर्म कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट करने के ऑप्शन दे देगा, या फिर और भी मेथड है। आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इस टैक्स को जो है पे करने के। अभी के लिए मैं आपके लिए पे लेटर कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से एक चालान आपके पास ऑटो बन के आ जाएगा। यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, अपना बैंक सिलेक्ट करना है और पेमेंट को कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका यहीं पर एक चालान शो हो जाएगा। उस चालान की डिटेल आपको अपने रिटर्न में फिल करनी है। रिटर्न में फिल करने के बाद दोबारा आपको यहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद रिज्यूम फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि मैंने अभी अभी रिटर्न को फाइल कर लिया था अपनी ऑलमोस्ट। ठीक है, हम क्योंकि इस पेमेंट को कर चुके हैं अब, तो हम जब टैक्स पेड में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी चालान की डिटेल को ऐड कर लीजिएगा। बीएसआर कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड अमाउंट। यहाँ पर जब आप इस डिटेल को ऐड कर लेंगे तो फिर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा सेव करने के बाद कि आपकी रिटर्न में किसी भी तरीके की कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से जेएसएन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे तो आप जो है उसको प्रीव्यू के ऑप्शन को, अपनी रिटर्न को आप एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है और रिटर्न आपकी जो है अपलोड हो जाएगी। रिटर्न अपलोड होने के बाद आपको उसको ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको ई वेरीफाई नहीं करते हो, 30 डेज आपके क्रॉस हो जाते हैं, तो रिटर्न ये माना जाएगा कि आपने फाइल ही नहीं की है। तो ये था आपका प्रोसेस कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको हर एक सेक्शन के बारे में ब्रीफ दे दिया है कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के बारे में बताता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अपना हमारा जो है ITR 1 फाइलिंग का कोर्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।